और यह कहानी होने वाली है हमारे हीरो मचन की, जो कि अंधकार से भरी हुई इस दुनिया में अचानक से ही आ जाता है, एक गांव के अंदर, जहां पर अब वो कैसे बड़ा होता है और कैसे बनता है गॉड। हमें यह कहानी के अंदर दिखाया जाएगा। सो इस कहानी की शुरुआत होती है हमें एक डांसू नाम के एरिया को दिखाते हुए, जहां पर एक बहती हुई झल के अंदर हम बैठे हुए देख पाते हैं दो डेमोन्स को, जिन लोगों को तभी अचानक से ही आवाज आने लगती है किसी बच्चे के रोने की, जो उसी बहती हुई धारा के साथ में बहते हुए आ रहा था, जिसको रखा गया होता है एक टोकरी के अंदर, और उसके ऊपर लगा हुआ था एक पेंडेंट जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। लेकिन वो बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। ये टोकरी जैसे जैसे करके आगे बढ़ रही थी, उसके सामने आने वाली बाधाएं भी अपने आप ही हट जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उस बच्चे की पीछे से आते हुए देख पाते हैं गांव को, जो कि उसी बच्चे को अपने पास में लेकर आ चुके थे। लेकिन उनमें से किसी भी एल्डर को ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये बच्चा इतनी ज्यादा डेंजरस डार्कनेस से बाहर कैसे आ गया, क्योंकि वहां पर तो इस नाजुक से बच्चे की हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि उस डार्कनेस से किसी का जिंदा आना क्या ये पॉसिबल भी है। वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई मनस्टर तो नहीं है। एक दूसरे एल, जो कि बोल नहीं सकते थे, वो इशारों से ये बताने लगते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई मनस्टर नहीं है, बल्कि इसके गले में ये जो जेड पेंडेंट डला हुआ है वो एकदम पावर्स को रखता है, हमारे गांव के स्टोन स्टैचू के ही जैसे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये बच्चा इतनी ज्यादा खतरनाक डार्कनेस से भी जिंदा निकल के आया। तो ये केल्डर को गुस्सा आता है और वो बहुत ही जोरों से अपने हाथों को मार देते हैं टेबल से, जिसकी वजह से ये छोटा सा बच्चा रोते हुए हवा में उछल चुका था। यहाँ तक कि वो एलर तो दोबारा से उसी बच्चे पे ही हिट कर देता है, जो कि जैसे दीवार से टकराने वाला था। तो फिर तभी एक ग्रैंडपा उसको बचा लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम सभी के सभी लूजर्स हैं और हम सभी को मजबूरन रहना पड़ रहा है इन बर्बादियों में। जरा ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे को संभालने में कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर हम लोग एक छोटे से बच्चे को कैसे ही पालेंगे? इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम इसको वहीं पर भेज दें जहां से ये आया है। ये कल्लर कहने लगता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इस बच्चे को यहीं पे ही शांत कर दूं। इसको खत्म करने के लिए वो भेज देता है अपने एक सेंटीपीड से के साथ में। ये कहने लगती हैं कि आज से वो बच्चा मेरा है, और अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मेरे पास में गाय है जिसके दूध से मैं इसको पालूंगी। इस बच्चे को पालने के लिए मुझे तुम में से किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और वो उस बच्चे को लेके पहुंच जाते हैं विलेज के हेड के सामने और ये पूछते हैं कि मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हेड ये कहने लगते हैं कि इस गांव के अंदर हम में से जितने भी हैं, इनमें से हर कोई किसी ना किसी तरीके से तो डिसेबल है ही। लेकिन अब क्योंकि हमें मिला है एक बहुत ही हेल्दी बच्चा, तो हमें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। तो एक एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अगर आप भी यही चाहते हो तो आपको ही खुद से इस बच्चे को एक अच्छा सा नाम भी दे देना चाहिए। एड ये कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं इस बच्चे को नाम देता हूँ मुचन। और ये नाम यहाँ पर सभी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था। चीफ कहते हैं कि आज के बाद से इस बच्चे को बुलाया जाएगा मोह चिन्ह के नाम से। जिसके बाद अब हम अगले ही सीन में उसी ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है, जो कि अपना कोई जरूरी काम कर रही थी, जिसके पीछे एक टोकरी के अंदर उसने रखा हुआ होता है चिन्ह को, जिसके पास में तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी पहुंचने वाली थी उस बच्चे को मारने के लिए। जो नज़ारा देखकर वो बच्चा तो खुश हो रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन जो ग्रैंड माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा शातिर होती हैं, क्योंकि उन्होंने उस डार्क एनर्जी को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि वो होती है एक डीम लेडी, जो कि स्पेशली यहाँ पर मारने के लिए आई होती है चिन्मा को। जिसके बाद से अब यहाँ से चिन्मा का बचपन शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये जितने भी ग्रैंड पास होते हैं, उनमें से हर कोई ध्यान रखता है चिन्म का। जब एक ग्रैंड पा चिन्म को उठाता है तो उसके चेहरे को गीला कर देता है। इसके साथ साथ हमें चिन्म के साथ में होती हुई और भी कई सारी एडवेंचरस चीजें भी दिखाई दो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि चिन्म किसी वजह से डूबने वाला था पानी के अंदर,
जहां पर उसको एक मनस्टर खाने वाला था, लेकिन उसको बचा लेता है एक कमल का फूल, जिसकी वजह से चिन्म काफी ऊंचाई पर हवा में जा चुका था और वो घुटनों के बल चलते हुए जंगल के अंदर जाने लगता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स भी रहते, जिनमें से अगर किसी ने भी गलती से भी चिन्मय को टच कर लिया तो चिन्मय की जान भी जा सकती है। लेकिन इतनी आसानी के साथ में मरना, ये तो चिन्मय की किस्मत में नहीं था, बल्कि वो तो इन्हीं डेंजरस क्रिएचर्स के साथ में खेलने भी लगता है। इसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाई देता है, जहां पर सभी के सभी एल्डर्स देखते हैं कि चिन्मय पहुंच चुका है एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर, जहां से फिसलने की वजह से वो गिरने वाला था नीचे। जो चीज देखकर तो सभी ग्रैंडपास की तो सांस से ही अटक गई थी, लेकिन चिन्म को हवा में गिरते हुए और झूलते हुए बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन तभी हवा में फ्लटर हुए चिन्म को पकड़ लिया होता है। एक ईगल ने, जैसे कि उसको तुरंत ही बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा, लेकिन चिन्म उनको परेशान कर देता है, जिससे कि वो ईगल उसको ले जाकर फेंक देती है अपने घोंसले के अंदर, ताकि उसके बच्चे चिन्म को खा सके। लेकिन चिन्म तो इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो उस घोंसले से भी नीचे गिरने लगा था, जहां से गिरते हुए अब चिन्म बड़ा भी होते जा रहा था, अपने बचपन को क्रॉस करते हुए पहुंच चुका होता है अपने टीनेज में। और अब चिन्म अपने टीनेज में आने के बाद ढूंढने का काम करता है औषधियों को। लेकिन ये जो जगह होती है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ चिन्म भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगहों से औषधियों को ढूंढता है। औषधियों को ढूंढते हुए अब चिन्म पहुंच चुका होता है स्टोन स्टैचू के सामने, जिसके रहस्य को आज तक चिन्म जान भी नहीं पाया था। लेकिन तभी अचानक से ही यहाँ पर चारों तरफ ही फैलने लगती है डार्कनेस, जिसके बारे में चिन्म को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन वो जैसे ही एक स्टोन को टच करता है तो सारी की सारी चीजें पहले जैसे ही हो जाते हैं। काफी सारे छोटे छोटे स्टोन्स जो कि हवा में फ्लड कर रहे थे वो भी नीचे आ जाते हैं। चिन्म को डर लगता है, इसी वजह से वो तुरंत ही यहाँ से जा भी चुका था, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ के कलेक्ट करता है काफी सारी औषधियों को। और यहाँ का ये जो रुस वाला एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी नजर आ रहा था, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा खतरनाक और स्कैरी बीस्ट रहते हैं। कोई भी बिना स्किल्स वाला बंदा यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। चिन्म अभी काफी ऊंची चट्टान पर चढ़ के मस्ती करने लगा था, जिसके बाद में वापस से दिखाया जाता है चिन्म को उसके ही घर पर, और बाहर की तरफ में जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे थे वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे, जिसकी विजन्स को देखते हुए तभी अचानक से ही आंख खुल जाती है चिन्म की। ग्रैंडमा से ये कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हें बाहर की तरफ औषधियों को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम बाहर के अंधकार में सो कैसे सकते हो। अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी। इस बात के बारे में तो चिन्म को भी पता नहीं होता कि आखिर उसके साथ में एक्चुअली में हुआ क्या था। जिसके बाद अब अगले दिन जब चिन्म जा रहा होता है विलेज चीफ ग्रैंडपा के साथ में, और वो उनसे ये कहने लगता है कि आप हमेशा ही डार्कनेस के बारे में बातें करते रहते हो, क्या मुझे बताओगे कि क्या डार्कनेस में कोई ऐसी चीज है जो कि मूव करती हो, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी हो? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि किसी इंसान को ही निगल जाए? हमारे यहाँ के जंगल में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मुझे बताइए जरा उनके बारे में। तो चीफ कहने लगते हैं कि देखो बच्चे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो क्या है। जब तक हमारे पास में और हमारे साथ में स्टोन स्टैचू रहेंगे ना, तो कोई डार्कनेस इस विलेज में आ सकती है और ना ही कोई स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर आ सकता है। जैसे कि चैनम उनसे कहने लगता है कि फिर तो आप मुझे स्टोन स्टैचू के बारे में बताइए, काकली का आकर यहाँ पर होने का मतलब क्या है, और वो डार्कनेस को कैसे रोक लेते हैं। जिससे कि चीफ उसके मुंह को शांत कराते हुए कहने लगते हैं कि हमारे डास के अंदर बहुत ही सारे सीक्रेट से भरे पड़े हैं, जिनके बारे में जानते जानते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि तुम्हें बढ़ती जिंदगी के साथ में